बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, इस्लामी भाइयों और मेरे अज़ीज़ साथियों, माशाअल्लाह आज बहुत ही खुशी हुई आपके दरमियान आकर के। हमारे साउथ कर्नाटक सेल्फी मूवमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। SKSM के बहुत साल बाद मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। SKSM के दूसरे प्रोग्राम्स में आता रहता हूँ, यहाँ सूरल पाड़ी वगैरह, लेकिन SKSM के प्रोग्राम में बहुत साल बाद आ रहा हूँ मैं, शायद 10 ईयर्स बाद आ रहा हूँ, 10 साल बाद आ रहा हूँ। तो टॉपिक्स क्या है आज का जी? क्या है? इस्लामिक एजुकेशन? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टॉपिक क्या है आज का, कोई बताएंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नहीं, मुझे क्या टॉपिक दिया गया है? क्या है सर? कंट्रीब्यूशन। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में मुस्लिम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर हम और आपको आज बात करना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, एजुकेशन का माना क्या है? एजुकेशन दो चीज़ों को कहते हैं। एजुकेशन दो तरह के हैं। आप सेकेंड स्लाइड ओपन करें। सेकेंड, हमारा आपसे पहला सवाल है, व्हाट इज इस्लामिक एजुकेशन? कोई आंसर कर सकते हैं? इस्लामिक एजुकेशन क्या है? इस्लामिक एजुकेशन के टॉपिक्स क्या हैं, कोई बता सकते हैं? इस्लामिक एजुकेशन के टॉपिक्स क्या हैं? ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट प्लीज। ओके, देखिए, एजुकेशन खुसूसन दो चीज़ों के होते हैं। एक एजुकेशन वो है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से ज़मीन में उतारा है। जैसे जी अहसन, कुरान और हदीस, ये दो इल्म ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने आसमान से आपको उतारे हैं। अब इस कुरान और हदीस की बेस पर इंसान रिसर्च करके, पढ़ के कुछ इल्म हासिल करता है। इस्लामिक एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन में कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क है? डिफरेंस? इस्लामिक एजुकेशन और उर्दू में बोलते हैं दीन का इल्म और दुनिया का इल्म। दुनिया का इल्म कौन सा है बताइए जी? साइंस दुनिया का इल्म है, वेरी गुड। और कौन सा? पॉलिटिक्स, हाँ, ये भी दुनिया का है, सही बोले आप। और जी मेडिसिन, ये भी दुनिया का इल्म है, सही। और कोई टॉपिक्स बोल सकते हैं भाई? ज्योग्राफी, ये भी दुनिया का है, ओके। और ठीक है, सोशल मीडिया। सोच रहे हैं? ठीक है, सोच। हाँ बोलिए। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अच्छा, आज ये भी एक एजुकेशन हो गया, माशाअल्लाह, गुड यार। और जी बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमी,
ये भी है माशाअल्लाह। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये दुनियावी तालीम है, सही है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम मुसलमानों ने की है। एजुकेशन फील्ड के अंदर सबसे बड़ा मिस्टेक जो हमने किया है वो यही है, हमने डिवाइड कर दिया, ये दुनिया का इल्म है और ये दीन का इल्म है। इस तकसीम ने आज मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन में सबसे नीचे दर्जे पर मुसलमान, सचर कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी है, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का जो एजुकेशन लेवल है वो दलित से भी नीचे है, दलित से भी नीचे हम, दलित हमारे ऊपर है। ये किस वजह से पता है? ये जो तकसीम हमने कर दिया, दुनिया का तालीम अलग है, दीन का अलग है। अच्छा, ये दुनिया का जो इल्म है जिसे हम आज दुनिया का कहते हैं, साइंस, मेडिसिन, बैंकिंग, लिटरेचर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आप जानते हैं ये किसने दुनिया को दिया है? किसने दिया दुनिया को? ये अमेरिका ने दिया, यूरोप ने दिया जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, किसके जरिए से दुनिया में ये चीजें आई? मुसलमानों की तरफ से दुनिया में ये चीजें आई हैं। साइंस को दुनिया के अंदर प्रेजेंट करने वाले कौन थे? मुसलमान। मेडिसिन को इस दुनिया में प्रेजेंट करने वाले कौन थे? मुसलमान। चलिए हम आगे देखते हैं, ओपन कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे इस्लामी हिस्ट्री के अंदर ये जो एकेडमिक डिपार्टमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं, साइंस, मैथ्स वगैरह, ये सब किसने इजाद किए और हम मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये मैंने बता दिया आपको। ह्यूमन रिसर्च, जो भी इंसान तहकीक करता है उसके टॉपिक्स हैं। ये दोनों असल में इस्लामिक एजुकेशन हैं। वो कैसे हैं? नेक्स्ट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था मुसलमानों का, वो 3 लेवल पर था। फर्स्ट लेवल क्या था? मकतब। स्टार्ट होता था एजुकेशन का मकतब से। सेकंड, मदरसा। थर्ड, जामिया। मकतब, मदरसा, जामिया। मकतब आप समझो प्राइमरी स्कूल, मदरसा हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, और जामिया डिग्री कॉलेजेस। आगे आइए। स्कूल एजुकेशन जो था हमारे यहाँ मुस्लिम्स के अंदर, साथियों हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, उसको मुसलमानों ने जो स्टार्ट किया, शुरू किया, उसमें कौन से टॉपिक्स थे, किस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, उसके बारे में हम लोग मुख्तसर वक्त में अपनी बात को करके ख़त्म करेंगे अभी इंशाअल्लाह। आप ये देख रहे हैं, ये मदरसा है, मदरसे के ये सिलेबस है। सिलेबस के अंदर आपको नज़र आएगा कुरान और हदीस, उसके साथ साथ अरबी है, उसके बाद आप लैंग्वेजेस देखिए, हिस्ट्री देखिए, फ़िलासफ़ी देखिए, लैंग्वेजेस देखिए। ये जितने भी टॉपिक्स हैं दरअसल ये मदरसे के अंदर पढ़ाए जाते थे। और इसके बाद देखिए आप जामिया में आइए। जामिया में जब आप आएंगे तो जामिया का जो एजुकेशन सिस्टम था, आपको बताऊं मैं, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले जामिया यानी यूनिवर्सिटी कायम कहाँ हुई? वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मोरक्को में। और उस यूनिवर्सिटी को कायम करने वाली जो है 2 लेडीज़ थी, एक फातिमा और एक मरियम। इन 2 लेडीज़ ने मिल करके दुनिया के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाया था। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में, मुसलमानों में औरतों को तालीम नहीं दी जाती है ना। ये लोग कहते हैं ना कि औरतों को तालीम देने से रोका जाता है, लेकिन फैक्ट और हकीकत ये है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी कायम करने वाले 2 मुस्लिम लेडी थी, फातिमा और मरियम। इन्होंने जो है जामिया अल क़राविया बोल करके सबसे पहला यूनिवर्सिटी कायम किया।
850 हिजरी में। वहाँ पर जो सिलेबस पढ़ाया जाता था, वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी, कुरान और हदीस के साथ फ़िक़्ह पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, बहुत से इस तरह के टॉपिक्स जिसे आज हम एकेडमिक टॉपिक्स कहते हैं, दुनिया की तालीम कहते हैं। वर्ल्ड की सबसे पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे कुरान और हदीस के साथ। मैथ्स पढ़ाया जाता था कुरान और हदीस के साथ, साइंस पढ़ाया जाता था कुरान और हदीस के साथ। इसी तरह और आप आगे आइए, सेकेंड, ये डिटेल्स हैं जामिया करावियन। इसके बाद एक है मदरसा निज़ामिया, ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इसके प्रिंसिपल थे। एक वर्ल्ड की बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। वहाँ का आप एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, कुरान और हदीस, उसके बाद लॉ है, सिविल सर्विस है, मिलिट्री है, पुलिस है, ये सारा एजुकेशन जामिया निज़ामिया, मदरसा निज़ामिया में पढ़ाया जाता था। आप इसमें देखिए, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसी तरह आप स्पाइन का एक मिसाल आपको दूंगा मैं। यहाँ पर एक मदरसा ग्रांडा बोल करके एक बहुत बड़ा मदरसा मुसलमानों का है। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता था इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एग्रीकल्चर। आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? फल्कियात, सितारों का इल्म। ये कहाँ पढ़ाया जाता था? मदरसे में पढ़ाया जाता था। ये सितारों और सैयारों के बारे में वलमा इल्म हासिल करते थे। आज हमने सितारे सैयारों को क्या कर दिया है? चंदा मामा बच्चे का है, सितारे जो है वो लैला मजनू के हैं। बस दुनिया को एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के इल्म के बारे में बताने वाले मुसलमान थे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 1340 पर 9 यानी 1349 को जो है ना, ये यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे इमाम गज़ाली प्रिंसिपल थे। वहाँ पर उस वक्त ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप माली का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जामिया तुम्बक्तू। ये इसके अंदर आप इसके टॉपिक्स देखिए, कुरान और हदीस के साथ साथ इसके अंदर आपको उस ज़माने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कोर्स था। बोलिए इसके क्या हैं टॉपिक्स? हाँ, कुरान हदीस, कुरान और हदीस। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, लेदर, टेक्सटाइल, नेवल आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। अच्छा, ये नेवल आर्किटेक्चर क्या है पता है आपको? आपके मैंगलोर में है ना, जहाज बनती है, समंदर का साइंस, जहाज की टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, नहीं वो तो मिलिट्री है। जहाज बनाने का जो साइंस होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो पढ़ाई जाती थी जामिया तुम्बक्तू। ये माली में था। इसका डेट देखिए 1324। अच्छा, मुझे आप बताइए 1324 में आप अमेरिका को बता सकते हैं? बता सकते हैं? आज हम समझते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर यूरोप सारी चीज़ें वही पढ़ाता है, वहीं जाकर लोग सीखते हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और ताज्जुब की बात यह है कि हम मुसलमान उसको मानते हैं। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमान ये कहते हैं कि आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ये सारे के मास्टर्स आपको यूरोप में मिलेंगे। वक्त हमारे पास नहीं है, बल्कि आपको मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता कि ये जो चीज़ें हम मुसलमानों ने ईजाद की और फिर ये चीज़ें कैसे यूरोप में शिफ्ट हुई और फिर कैसे अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूरोपियंस ने फिर दुनिया के सामने इसको पेश किया। ये सारा गेम
अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीज़ें हम मुसलमान नहीं जानते। ये दुख की बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, एक मुस्लिम स्टूडेंट्स अगर उसको पता चले कि दुनिया को सितारों का इल्म देने वाला एक मुसलमान है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंट आएगा। अगर एक मुस्लिम स्टूडेंट्स को ये पता चले कि मेडिकल दुनिया को देने वाला एक मुसलमान था, उसको कितना कॉन्फिडेंट होगा। मेडिसिन आज ऐसा हो गया है कि ये एक गैरों का डिपार्टमेंट है, साइंस गैरों का डिपार्टमेंट है। नहीं मेरे भाइयों, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये 1340 पर 9, 1350, ये इब्तिदाई जमाने की, उस टाइम की बात है जब अमेरिका का वजूद ही नहीं था, वजूद भी नहीं था। आप उठा के देखिए इस डेट पे वर्ल्ड के मैप पे कहीं आपको अमेरिका नजर आता है क्या? आपको यूरोप के बड़े बड़े आजकल के जो स्मार्ट कंट्रीज हैं वो नजर आते हैं क्या? आगे चलिए। ये तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। बगदाद के अंदर 1813 में एक रिसर्च सेंटर था मुसलमानों का। उस रिसर्च सेंटर्स में क्या होता था? आगे, रिसर्च सेंटर्स के अंदर उस वक्त के जो हॉट टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के बारे में रिसर्च किया जाता और उसको अरबी के अंदर डंप किया जाता। जैसे उस जमाने में एक बहुत ही फेमस एजुकेशन था आयुर्वेद। आयुर्वेद उस जमाने में बैतुल हिकमा उस रिसर्च सेंटर्स का नाम था। आगे आइए। इस रिसर्च सेंटर के अंदर वर्ल्ड के जो बेस्ट नॉलेजेस होते हैं, उन नॉलेजेस को लोग रिसर्च करते और उसको जो है अरबी के अंदर मुंतकिल करते। जैसे वेद है, इसी तरह से जो है उस जमाने का एक बहुत, आप ये बताइए सब क्या है पहले ऊपर का, प्लीज रीड। सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स, इसके बारे में कोई बता सकते हैं? अच्छा, दूसरा एरिस्टोटल। आप स्टूडेंट हैं, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये वो नीचे मेडिसिन, और ये गैलन, शाशुस्ता, ओके, और ब्रगापुता, ओके, और आर्यभट्टा। ये उस जमाने में, ये तो हमारे भारत से, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 टॉपिक्स हैं। तो होता क्या था, हमारे मुसलमान उस जमाने में दुनिया के अंदर जो भी इस तरह के हॉट टॉपिक्स चल रहे होते थे, रिसर्च आती थी, उसके ऊपर मुसलमान काम करते थे। उसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया था उस जमाने में। तो मेरे भाइयों, बताना मकसद ये है कि अगर हम तारीख़ में जाएंगे, दुनिया को इल्म की रोशनी देने वाले हम मुसलमान हैं। दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी कायम करने वाले, साइंस के मैदान में, रिसर्च के मैदान में, मेडिकल के मैदान में, हर डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमानों ने दुनिया को सबसे पहला अपना बेस्ट दिया। ओके, इसी तरह से एक और टॉपिक है इंडिया। इंडिया के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, इंडिया के अंदर मुसलमानों ने क्या क्या चीज़ें ईजाद की, मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम क्या था। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मुख्तसर आपको मैंने एक बेस बताया। अच्छा, अब सवाल क्या पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि आज मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको क्या करना है? ये सब कौन थे? कौन थे भाई? ये सब हमारे सल्फ सालिहीन थे। हमारे जो सल्फ सालिहीन थे, आगे आप आएंगे, ये जो दीन और दुनिया का एजुकेशन सिस्टम था, इसके नतीजे में कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स दुनिया के अंदर आए, आप आगे देखेंगे। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को आप देखिए। इमाम इब्न तैमिया सल्फी मनहज के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आप जानते हैं वो सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे। इमाम इब्न तैमिया एक बेहतरीन डॉक्टर थे। इमाम इब्न तैमिया
एक बेहतरीन वकील थे। इमाम इब्न तैमिया एक बेहतरीन फलसफी थे। फलसफा क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिलॉसफी। आजकल फिलॉसफी का कौन सा कोर्स है? फिलॉसफी का कौन सा कोर्स है, डिग्री है फिलॉसफी की? कोई डिग्री है? बीए आर्ट्स, फिलॉसफी इसमें पढ़ाई जाती है। ओके। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में फिलॉसफी के इमाम थे। बहुत सारी किताबें उस पर इन्होंने लिखी। तो आज मुझे और आपको करना क्या है? मुझे और आपको करना यह है कि आप सारे माशाअल्लाह स्टूडेंट्स हैं। मैं पहले स्टूडेंट्स को एक बात बताऊंगा, फिर हमारे जो बड़े अहबाब हैं उनसे एक बात बता करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों, आजकल आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं। कॉलेजेस में आप जानते हैं आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा भी ये भी रिसर्च करें कि साइंस के फील्ड में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है, मैथ्स में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है। जितने भी टॉपिक्स हैं एकेडमिक के, इन टॉपिक्स पे मुसलमानों का क्या रोल दुनिया में रहा है, आप थोड़ा इसको रिसर्च करें और इसको आप आपके कॉलेजेस में आम करें। प्रोजेक्टर के ज़रिए से या किसी एक स्पीच के ज़रिए से या किसी भी तरीके से आप अपने स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आप इन चीज़ों को आम करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आजकल हम मुसलमानों के ताल्लुक से क्या बात जहन में है? क्या है भाई? एजुकेशन के मामले में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूँ समझा जाता है कि ये बहुत पीछे हैं। एजुकेशन के मामले में ये बहुत पीछे हैं। एजुकेशन के बारे में सीरियसनेस नहीं है मुसलमानों को। मुसलमान बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये आजकल स्कूल और कॉलेजेस में एक बात आम है। आप ये सारी रिसर्च ले जा करके अपने अपने कॉलेजेस में बताएं, अपने अपने कॉलेजेस में इसको प्रेजेंट करें। आप अपनी कॉलेज में कोई एक सब्जेक्ट लीजिए, आप एक प्रेजेंटेशन का है, कोई भी आपको मौका मिलता है लीजिए, आप इस तरह के टॉपिक्स निकालिए और दुनिया के सामने पेश कीजिए। तो इस तरह से कॉलेजेस के अंदर होगा ये कि मुसलमानों का जो पास्ट है एजुकेशन फील्ड में वो दुनिया को पता चले। अभी हमारा जो पास्ट था एजुकेशन फील्ड में वो दुनिया को कौन बताएगा? कौन बताएगा बोलिए? रामप्पा बताएगा, राजप्पा बताएगा, जोसेफ बताएगा? हम ही को बताना है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को आज खत्म कर दिया गया है। हिस्ट्री को दोबारा जो है इंसान लोगों को बताना ये हमारी जिम्मेदारी। दूसरी बात, हमारे जिम्मेदारों से, इसके एसएम के और इसी तरह से जो भी तालीम याफ्ता लोग हैं, आप लोग ऐसा एजुकेशन सिस्टम अपने अपने लेवल पे कायम कीजिए, स्कूल्स कायम कीजिए, आप अपने अपने लेवल पे इंस्टीट्यूट कायम कीजिए जहाँ पर कुरान और हदीस के साथ मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम हो। आपका बच्चा हाफिज बनता है, उसके साथ साथ वो एक अच्छा डॉक्टर भी बनना चाहिए। आलिम बनता है, उसके साथ साथ एक अच्छा लॉयर बनना चाहिए। और खुसूसन आज के ज़माने में, गुज़िश्ता हमारा यहाँ प्रोग्राम हुआ था इसी टॉपिक को लेकर के, आज मेरी और आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम एजुकेशन को वेपन के तौर पर अपनाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल इल्मु सलाही, नॉलेज इज़ अ वेपन। आप इसको अपना करके दुनिया का मुकाबला करें और हमारे अपने बच्चों को हम इस अंदाज से तैयार करें कि इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक नॉलेज के साथ साथ आज के जो इंसानियत के ज़रूरी टॉपिक्स हैं, स्पेशली हम मुसलमानों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज जो है, बहुत सारे हैं, उनमें से एक सिविल सर्विस है। हमारे स्टूडेंट्स को, दीन का इल्म रखने वालों को सिविल सर्विस के फील्ड में भेज सकते हैं। इसी तरह से आज एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट फील्ड है मीडिया का। आज बहुत अच्छे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। आपके इस मैंगलोर इलाके के अंदर कितने मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं?
मुसलमानों को तबाह करने के लिए जो हथियार अपनाया जा रहा है, उनमें से मीडिया वन ऑफ द बेस्ट वेपन है। मीडिया एक जबरदस्त हथियार है जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो हम टीवी चैनल खोलेंगे, यूट्यूब के अंदर चैनल खोलेंगे, नहीं, हमें एक अच्छा जर्नलिस्ट चाहिए, सहाफ़ी चाहिए जो वहां बैठ करके सवाल पूछे। आज दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर जो जहर फैल रहा है, वो किससे जहर फैल रहा है? किससे? मीडिया से। मीडिया में कौन बैठा हुआ है? सारे जर्नलिस्ट है ना, एंकर है ना। आपका एक अच्छा जर्नलिस्ट क्यों नहीं है? आपका एक अच्छा एंकर क्यों नहीं है? तो आप सिर्फ बोलते रहेंगे मीडिया मीडिया, नहीं होगा। आपको चेंजेस लाने के लिए आपको एक अच्छा सहाफ़ी बनना होगा, एक अच्छा आपको जर्नलिस्ट बनना होगा, एक अच्छा एंकर बनना होगा। इसी तरह से दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है वो है लॉ। इंडिया का जो जुडिशनरी सिस्टम है, कोर्ट, लॉयर्स, ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक अच्छे लॉयर क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं अपने एक बेस्ट लॉयर्स की एक टीम तैयार करते? माशाल्लाह SKSM एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी इसके यूनिट्स हैं, और पिछले मैं जितना जानता हूँ तकरीबन 15 या 20 ईयर से काम कर रहा है मैंगलोर के अंदर। हमारा अपना एक एडवोकेट्स का टीम होना चाहिए, हमारा अपना एक अच्छे वकीलों का टीम होना चाहिए, हमारा अपना एक हाई स्कूल टीचर्स का एक टीम होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल्स का एक टीम होना चाहिए, स्कूल ओनर्स का एक टीम होना चाहिए, सिविल सर्विस में काम करने वाले लोगों की एक टीम होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ हम माजी में ये थे बोलते रहेंगे, दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया आज सवाल करती है, टुडे आप क्या हैं, आज क्या हैं आप? सवाल ये है। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि एजुकेशन फील्ड में हम बेस्ट बने। आप मेडिकल जाना चाहते हैं, आप बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट बनिए। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, बेस्ट इंजीनियर स्टूडेंट बनिए। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के मास्टर बनने की आप कोशिश कीजिए। और मास्टर आप बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादा मास्टर्स थे। हमारे बाप दादा सल्फुस सालिहीन ये मेडिसिन के मास्टर थे, ये जो है साइंस के, मेडिसिन के हर डिपार्टमेंट के मास्टर्स थे, बल्कि फादर्स थे। हम क्यों नहीं बन सकते? तो आप भी किसी भी फील्ड को, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फील्ड आप अपनाइए, आप उस फील्ड में माहिर बनने और मास्टर बनने की कोशिश कीजिए। ओके, तो शायद वक्त हो गया है। सबसे पहली बात, बहुत 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 मुबारकबादी हो SKSM यूथ टीम को, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम अरेंज किया। बहुत दिनों बाद इस तरह के प्रोग्राम को देखने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया। बहुत मुबारकबादी है जितने भी साथी काम कर रहे हैं SKSM के, माशाल्लाह। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे और इसी तरह के प्रैक्टिकल प्रोग्राम आप करते रहिए इंशाअल्लाह। तकारीर बयानात बहुत हो चुके हैं, लोग सुन सुन के थक चुके हैं, अभी कुछ करने का टाइम है। तो इस तरह के एक्टिविटी से भरपूर प्रोग्राम जिसमें अवाम को शामिल किया जाए, ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। तो जो फार्मूला हमारे SKSM की यूथ टीम ने शुरू किया है, ये बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। मैं अपनी दिल की गहराई से आपको मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला और ख़ूब बरकत दे और आप सबकी मेहनत को कबूल करे। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे, सुबह में हमने बात की कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था। इस्लाम और सल्फ़ुस सालिहीन ने दुनिया के सामने क्या क्या पेश किया, ये हमने देखा। अब सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारा पास्ट था, हमारा प्रेजेंट बहुत भयानक है। प्रेजेंट हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। अब हमको करना क्या है? सबसे पहली चीज़, हमारे पास क्या क्या है करने के लिए? मस्जिद है, मदरसा है, जमात है। इसको फाउंडेशन बनाकर, इसको बेस बनाकर आप क्या कर सकते हैं?
इस पर इंशाअल्लाह 2-4 पॉइंट बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहली चीज़, हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनसे मैं पहली गुजारिश ये करूँगा कि हमारे माशरे के अंदर मदरसे का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ मदरसे का कॉन्सेप्ट क्या है? मदरसा, सबसे पहले मदरसा जाते कौन हैं? मदरसे को जाने वाले वो स्टूडेंट हैं जो बहुत ही शरीर हैं, नॉटी हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। उसको हम क्या करते हैं? तुझे ले जाके मदरसे में डालूंगा मैं। मदरसा मीन्स एक पनिशमेंट हो गया है, जेल हो गया है। तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को बदलिए। मदरसा जो है ना, आपके घर का सबसे ब्रिलियंट और चालाक बच्चा मदरसे को जाना चाहिए। आपके घर में सबसे बेहतरीन मटेरियल कौन है? वो जाएगा हाफिज बनने के लिए, आलिम बनने के लिए। हम क्या करते हैं? सबसे रिजेक्टेड जो मटेरियल है वो कहाँ भेजते हैं? मदरसे को भेजते हैं। इधर नहीं चल रहा है स्कूल में, उसको मदरसे डालो। ये होता है हमारे माशरे में। तो ये क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, हमारा जो मदरसा सिस्टम है, इस मदरसा सिस्टम में कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है हमको। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि हमारे जो हिफ्ज़ के मदारिस हैं, जामिया है, जहाँ पर हॉस्टल है, इस तरह के मदारिस के अंदर हम कुछ चेंजेस लेकर के आएँ। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़, हमारे मदारिस का जो करिकुलम है, निसाब है, ये निसाब हमारा थोड़ा सा बदलना चाहिए। बजाय इसके कि हम सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन करें, जैसे हमारे सल्फ़ सालिहीन के मदरसे थे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम हमारे मदरसे में लेकर के आएँ, जहाँ बच्चा हाफिज़ बने, उसके साथ साथ उसको मैथ्स पढ़ाया जाए, साइंस पढ़ाया जाए, बोर्ड एग्ज़ाम 7th के, SSLC के, PUC के एग्ज़ाम बिठाए जाएँ, और आलिम हाफिज़ के साथ साथ उसको एकेडमिक एजुकेशन भी साथ में लेकर के जाएं। इस तरह का एक मदरसा कायम करना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ दीन की नहीं बल्कि एकेडमिक तालीम भी होना चाहिए। तो इस सिलसिले में 2 बातें हैं। हमारे माशरे के अंदर बाज़ इस्लामिक स्कूल्स काम कर रहे हैं। इस्लामिक स्कूल्स ये मदरसा नहीं है, यहाँ ज़्यादा एकेडमिक पर फोकस होता है। अरबिक, कुरान, इस्लामिक स्टडीज़, 1-2 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर। ये भी बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। इस्लामिक स्कूल्स का जो चैन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें फोकस करने की ज़रूरत है मदरसे पर। हमारा जो हाफिज़ बन रहा है बच्चा, आलिम बन रहा है, उस मदरसे के अंदर हम ये चेंजेस लाने की कोशिश करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, मदरसे के सिलसिले में हमारे जहन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमी क्या है बताएं? हर मदरसा चंदे से चलना चाहिए, और हर मदरसे को चलने के लिए ज़कात कलेक्शन करना चाहिए, खैरात और डोनेशन ये कलेक्ट करके हम जो है मदरसा चलाएं। ऐसा चलता है ना भाई? ठीक है। देखिए, मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला हूँ, मैं पूरी फीस उसकी पे करता हूँ। स्कूल में, कॉलेज में, डिग्री में, मैं सारी जगहों पर फीस पे करता हूँ। अगर मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पर फीस पे करता हूँ। अगर मैं कुछ भी मेरे बच्चे को बनाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पूरी फीस दे करके पढ़ाता हूँ। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर हाफिज़ बनाने के लिए जितना भी खर्च आएगा वो पूरी फीस मैं देने के लिए तैयार हूं, ऐसे पेरेंट्स की ज़रूरत है। आप हाफिज़ कुरान को भी पैसा खर्च करके बनाइए। आलिम बनाना चाहते हैं आप, पैसा खर्च कीजिए। अगर पूरी कम्युनिटी मिल करके कोई एक साहब नहीं पढ़ा सकते हैं तो उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन मदरसे का पूरा सिस्टम आप कलेक्शन पे रखेंगे, ज़कात पे रखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए आप ऐसा मदरसा बनाएं जहां पर बेहतरीन फैसिलिटी हो, एजुकेशन सिस्टम हो और आप अच्छी फीस लें।
नो प्रॉफिट नो लॉस ओनली मेंटेनेंस, ये पॉलिसी पर मदरसा कायम करें। पेरेंट्स को ये जहन साजी करें कि हाफिज और आलिम बनाने के लिए आप अपना पैसा खर्च कीजिए। तो ये सोच जब आएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे मदरसे कायम होंगे जहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन भी होगा। तो मेरे भाइयों, इस तरह का एक मॉडल मदरसा हम लोगों ने कायम किया है शिमोगा के अंदर। दारुल कुरान हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर CBSE के साथ बच्चों को हिफ्ज़ क्लास का इंतज़ाम है। यहाँ पर 4th या 5th में एडमिशन होता है और 7th तक का प्रोग्राम है। 7th हम CBSE पास कराते हैं और हिफ्ज़ भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का एक मॉडल हम लोगों ने शिमोगा में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 5 ईयर से स्टार्ट किया है, जहाँ पर हाफिज़ आलिम बच्चों को बाकायदा एकेडमिक एजुकेशन मिलती है। और नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हम लोग महारात भी बच्चों को सिखाएं। महारात मीन्स, महारात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्किल्स। माशाल्लाह, स्किल। देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है, माफ़ करना, बहुत सारे आलिम लोग मुझे बुरा कहेंगे। देखिए हम आलिम, हम कौम के लीडर होते हैं। एक लीडर के पास कितने स्किल होनी चाहिए? देखिए सिर्फ स्पीच करना, तकरीर करना, नमाज पढ़ाना यही नहीं, बल्कि एक आलिम के पास बहुत सारे स्किल होना चाहिए। उसको इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, ताकि लोगों को बताए बिजनेस कैसे इंप्रूव किया जाता है। आज दुनिया को स्किल की ज़रूरत है। हमारे लोग आज माशाल्लाह बहुत नॉलेज आ गया है, इंटरनेट का ज़माना है। मुझसे ज़्यादा हदीसें आपको मालूम, एक टॉपिक बोलूँगा तो मुझसे ज़्यादा आप हदीसें बोलेंगे, मुझसे ज़्यादा पॉइंट्स बोलेंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम स्किल दें लोगों को। आलिम के अंदर जो है प्रेजेंट सिचुएशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने का टैलेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है? अभी कोविड चल रहा है दो साल से। ओके, कोविड और बीमारियों से बचने के लिए प्रैक्टिकल क्या सॉल्यूशन है इस्लाम में? आपने देखा आयुर्वेदिक वालों ने माशाल्लाह कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया दुनिया के अंदर, आयुर्वेद को लेकर के, यूनानी को लेकर के। हमारे पास भी एक मेडिसिन है, आपको मालूम है, तिब्बे नबवी। तिब्बे नबवी को कितने इस्लामिक स्कॉलर्स ने दुनिया के अंदर प्रेजेंट किया? आपके नॉलेज में कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आप में से कोई जानते हैं जिसने तिब्बे नबवी को प्रैक्टिकल अंदाज से प्रेजेंट किया हो दुनिया के सामने? बीमारियों का क्या सॉल्यूशन है इस्लाम के अंदर? इस पर कोई फार्मूला है हमारे पास? देखिए इंसानियत की जो ज़रूरत है इस्लाम के अंदर वो सारी ज़रूरतें हैं, बस उसको पेश करने की ज़रूरत है, उसको प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। तो ये हम उलमा का काम है कि हम इंसानियत के जो भी मसाइल हैं उसका हल लोगों के सामने पेश करें। मेडिकल के बारे में, तिब्बे नबवी के बारे में कितने बेहतरीन नुस्खे हैं वो लोगों को बताए। एक मिसाल में दिया, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज उलमा को स्किल सिखाने की ज़रूरत है। उलमा के अंदर जो है आप देखिए माशाल्लाह लॉ है, जुडिशरी है हिंदुस्तान का। हमारा आलिम कोर्ट में जाकर के बाकायदा कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक मुकद्दमात की पैरवी करने की सलाहियत होना चाहिए एक आलिम के अंदर। खुदा क्या है? दारुल खुदा क्या है? इस्लामिक कोर्ट। दारुल खुदा के अंदर आप फैसला करते हैं। इस्लामिक लॉ आप समझ लें, इंडियन लॉ आप समझ लें, आप एक बेहतरीन लॉयर बन सकते हैं। सो ये हम लोग कोशिश करें कम्युनिटी लेवल पर कि ऐसे इदारे हम कायम करें जहाँ पर उलमा को इस लेवल पर आप तैयार करें। हमारा एक आलिम अच्छा वकील बने, अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा जो है जर्नलिस्ट बने, और एक अच्छा जो है बेहतरीन बिजनेसमैन बने, या जो है बिजनेस इकोनॉमी के बारे में रहनुमाई करने वाला बने। तो लिहाजा ये काम मदारिस से हो सकता है। तो मदारिस इस तरह के बनने चाहिए और इसमें मदारिस में हाफिज़ और उलमा पर काम होना चाहिए। ये पहली चीज़ मदारिस के सिलसिले में। अच्छा, अभी हम क्या कर सकते हैं? आपके पास मस्जिद, ये हमारी कौन सी मस्जिद है? मस्जिद तौहीद।
हम मस्जिद तौहीद में क्या कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हमारा वर्क मस्जिद में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए एजुकेशन को लेकर के, सिर्फ तालीम को लेकर के। आपकी मस्जिद के अंदर एक ग्रुप होना चाहिए एजुकेशनिस्ट का। आपकी मस्जिद में कितने तालीम याफ्ता लोग हैं, कितने डिग्री किए हुए लोग हैं, आपकी मस्जिद में कितने लोग हैं जो डिग्री किए हैं, जो मास्टर हैं या स्कूल फील्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की एक टीम बनाइए आप। टीम बनाकर आप उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दीजिए। माशाअल्लाह जो ग्रुप्स बने थे अभी यहाँ, उनमें से हमारे कुछ लड़कों ने बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ दिए। वही आइडिया मैं आपको दे दूंगा। मस्जिद के अंदर आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि आप आपके एरिया के पूरे जितने भी घर हैं उसका सर्वे कीजिए। आपके मोहल्ले में कितने स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरी स्कूल के कितने स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के कितने स्टूडेंट हैं और डिग्री करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। आपका एरिया वाइज आप आसानी से सर्वे कर सकते हैं, एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हर मस्जिद के अंदर ये डाटा होना चाहिए, आपकी मस्जिद की जमात में कितने स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल के हैं, कितने हाई स्कूल के हैं और कितने डिग्री के हैं और कितने लोग पीयूसी वगैरह पढ़ रहे हैं। इन लोगों का एक डाटा होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, आप ये काम करने के लिए जब आप निकलेंगे तो सिर्फ जमात में नहीं करना है काम, आप सारे मोहल्ले को कवर करें। हर जमात के पास जाएं, हर मस्जिद वाले के पास जाएं, सारे घरों का आप ये करें, सर्वे करें और सारी जमात वालों को इस काम में इन्वॉल्व करें, शामिल करें। एजुकेशन को लेकर के यूनिटी फॉर एजुकेशन। एजुकेशन हमारा कौमी मसला है, कम्युनिटी प्रॉब्लम है, तो कम्युनिटी के प्रॉब्लम को हल करने के लिए सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करना है। तो आप एजुकेशन बेस पर एक यूनिटी बनाइए। पहले आपका एक बेस हो, उसके बाद फिर आप सारे मोहल्ले की मस्जिदों को लिए, सारे मोहल्ले के एजुकेशनिस्ट को लेकर के एक टीम बनाएं और फिर मोहल्ले में आप स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएं। उसके बाद जब आपके पास लिस्ट रहेगी आपके कितने स्टूडेंट हैं प्राइमरी के, हाई स्कूल के, डिग्री के, फिर आप उनके लिए प्रोग्राम बनाइए। प्रोग्राम क्या बना सकते हैं? ईयरली प्रोग्राम। ईयरली प्रोग्राम क्या है? एनुअल एग्जाम में जो बेहतरीन अंदाज में नंबर लेंगे उनको कुछ प्रेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हो गया। सेकेंड प्रोग्राम आप कर सकते हैं ग्रुप लेवल, प्राइमरी के लिए, हाई स्कूल के लिए, इसी तरह से डिग्री के लिए एग्जाम आ गया। एग्जाम को कैसे फेस करें? स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताइए भाई? आपका प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा? एग्जाम। हाँ, एक बड़ा प्रॉब्लम है ना एग्जाम। तो अभी प्रॉब्लम एग्जाम कैसे पास किया जाता है, एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको पेपर लेकर के कैसा लिखना है, आंसर कैसे याद करना है, ये हमारा एक वर्कशॉप है, हम स्टूडेंट्स को करते हैं। तो आप इस तरह का एक प्रोग्राम अरेंज करें मस्जिद के अंदर। एसएलसी एग्जाम आ रहा है सारे बच्चों के लिए, एसएलसी के एग्जाम को कैसे फेस किया जाए इस पर एक प्रोग्राम अरेंज कीजिए। हो सकता है अब्दुल रऊफ भाई? पॉसिबल, मुमकिन है? नहीं, प्रैक्टिकल सोचे हम। देखिए तकरीर नहीं, जो हम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है। ये प्रोग्राम खूबसूरत सक्सेस कब होगा? जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम अभी माशाल्लाह सुबह से चला, मस्त में हमने खाना खाया, स्पीच हुई, प्रेज लिए, घर चले गए, सो गए। नहीं, यहाँ से जाने के बाद हमें कुछ गोल होना चाहिए, हमारा कुछ काम होना चाहिए, जिम्मेदार का भी, स्टूडेंट्स का भी, ऑर्गेनाइजर्स का भी, स्पीकर्स का भी, सबके लिए एक काम होना चाहिए। अगर वो काम लेकर के आज यहाँ से हम जाएंगे, हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। सक्सेस ही नहीं बल्कि पूरे मैंगलोर के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप एक बेहतरीन मिसाल बन सकते हैं अगर इस प्रोग्राम को आप सक्सेस करेंगे। तो प्रैक्टिकली हम सोचें, एसएलसी के लोगों के लिए एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम के बाद आप स्टूडेंट्स के लिए प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, ये भी आप कीजिए। इसी तरह से आपकी जमात मस्जिद की तरफ से
प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक कंपटीशन रखिए। कंपटीशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल साइंस का कोई भी आप एक आइडिया दीजिए, एक टॉपिक रखिए और कहिए कि इस पर मॉडल बना करके एग्जीबिशन चलाया जाएगा मस्जिद में। अब्दुर्रहमान भाई, ठीक समझ में आ रही बात? कोई भी एक मॉडल लेंगे, आप कुरान से मॉडल लीजिए, आप किसी बिजनेस से लीजिए, आप सारे सूरलपाड़ी के अंदर अनाउंस करें कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों का कंपटीशन है, आपको मॉडल लेकर के आना है, फुला दिन एग्जीबिशन है। और एक दिन आप रखिए, सारे मॉडल्स को इकट्ठा करें, प्रेजेंटेशन दें, फिर उसमें से सेलेक्ट कीजिए, फिर उसको आप एग्जीबिशन लगाइए। इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा स्टूडेंट का खर्च होगा, पैसा पेरेंट्स का ही खर्च होगा। आपको थोड़ा टाइम देना है, आपको थोड़ा टाइम देना है। हो गया टाइम? बस हाँ, आप टाइम लगाइए, प्लान कीजिए और बस सोसाइटी के अंदर आप इसको अनाउंस कर दीजिए। ओके, आप एजुकेशन टीम बनाएंगे ना, ये सारे काम करेगी इंशाल्लाह। जो लोग डिग्री किए हुए हैं, जो लोग बड़े स्टूडेंट हैं या स्कूल डिपार्टमेंट से हैं, 8-10 आदमी की एक टीम बनाइए, वो लोग ये सारा प्लान करेंगे, स्कॉलर से बात करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे। ये हो गया। उसके बाद आप पूरे मोहल्ले में जब साइंस पर प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप साइंस के बाद दूसरे और भी प्रोग्राम्स, जैसे हमारे आपके मोहल्ले में कोई एक लड़का है, वो बेहतरीन अंदाज से न्यूज़ बोल सकता है, एंकरिंग कर सकता है। ओके, तो आप एक टॉपिक दे दीजिए। क्या टॉपिक है? मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप की जाए, इस पर आपको 10 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन देना है। बच्चों को आप टॉपिक दीजिए, ऐसे टॉपिक्स जो दूसरी कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ते हों। ऐसे टॉपिक्स पर आप बच्चों को कॉम्पिटिशन्स कराइए, प्रोग्राम कराइए। और आपके मोहल्ले में ये सारे एक्टिविटीज़ प्रोग्राम करने का एक गोल होना चाहिए। गोल क्या है? आपके मोहल्ले में टैलेंटेड स्टूडेंट्स कौन हैं? आपके 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद आपके सूरलपाड़ी में सबसे बेहतरीन एडवोकेट कौन बन सकता है? अभी से तलाश शुरू कीजिए। डॉक्टर कौन बन सकता है? अभी से तलाश शुरू कीजिए। तो टैलेंट को ढूंढना है, उनको प्लेटफॉर्म देना है और उनको हिम्मत अफजाई करना है। 3 चीज़ें समझ में आई भाई? पहला क्या करना है? सर्च करना है आपको, उसके बाद उसको प्लेटफॉर्म देना है, उसके बाद उसको हिम्मत अफजाई करना है, और उसके बाद उसके ज़रिए से आप सारे पेरेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी आप काम कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एजुकेशन को मुस्तकिल एक प्रोजेक्ट बना करके, मस्जिद का एक प्रोजेक्ट है ये, जैसे मदरसा एक प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह से एजुकेशन कम्युनिटी लेवल पर एजुकेशन सिस्टम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं आप। इसके लिए आप बजट बनाएं, इसके लिए आप साल में एक मरतबा एक मीटिंग करें। तो इस तरह से हम ग्राउंड लेवल पर ये सारा काम मोहल्ले में होना चाहिए। मोहल्ले में, ये कौन सा मोहल्ला है भाई? सूरलपाड़ी। और दूसरे मोहल्ले से कोई आए हैं क्या? दूसरा एरिया किसी का है? हाँ, गुरुकंबा, गुरुकमला इधर। हाँ माशाअल्लाह। तो सूरलपाड़ी गुरुकमला को एक कर लो। ओके, करीब करीब है ना, दोनों मिला करके प्लान करो इंशाअल्लाह। इधर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इनसे ज़रूर मशवरा करो यार, फ्यूचर के जो है लीडर्स बैठे हैं माशाअल्लाह। ओके, तो आप अगर दूसरे एरिया से आए हैं तो आप अपने अपने एरिया में जाइए, अपनी अपनी मस्जिद में जाइए, जा करके इस तरह के आप डिस्कस करें, इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में बात करें और इसको आप आगे ले जाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। ओके, ये कुछ बातें मेरे जहन में थी जिसको मैंने बताया है। अच्छा, एक बात और ख्याल रखें आप, जब आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो आप कोशिश करें कि दूसरी जो भी जमात के लोग हैं उनको आप शामिल करें इसमें, उनको आप साथ में लें।
उनको साथ में लेकर के आप एजुकेशन के लिए प्रोग्राम करें। जब आप साथ में लेंगे इंशाअल्लाह, देखिए आज यूनिटी और इत्तेहाद वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। हम में से हर आदमी इत्तेहाद इत्तेहाद कहता है। कम्युनिटी लेवल पर हमारा इत्तेहाद आज वक्त की ज़रूरत है। तो इत्तेहाद करने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको लेकर के लोगों को करीब कीजिए, जोड़िए। आप अपने मसलक पर, अपने मनहज पर मजबूती से कायम रहिए, उसको मत छोड़िए। लेकिन जो कम्युनिटी लेवल के काम हैं उसके लिए आप यूनिटी कीजिए दूसरे लोगों से। क्लीनिंग पर कोई प्रोग्राम कीजिए तो सबको शामिल कीजिए, हेल्थ पर कोई प्रोग्राम कीजिए सबको शामिल कीजिए, मेडिकल कोई कैंप लगाइए सबको शामिल कीजिए। तो इस तरह से हम सब मिल करके बहुत जल्द एक तब्दीली ला सकते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, और आखिर में मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे जितने भी यूथ्स नौजवान आए हैं, आप सब लोग SKSM की जो यूथ विंग है आप उसके मेंबर बनिए, आप उससे जुड़िए। इंशाल्लाह आपके लिए और भी बेहतरीन, खूबसूरत, ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएंगे। और हमारे यूथ्स जो है माशाल्लाह उसके लिए काफ़ी प्लान्स अपने पास रखते हैं। आप भी आपके फ्रेंड्स को भी SKSM यूथ में आप शामिल कीजिए। और SKSM यूथ से भी मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आप प्रोग्राम प्लान करें, सिर्फ़ हमारी अपनी मस्जिद और हमारी अपनी जमात के लेवल का प्रोग्राम नहीं, आप इससे ऊपर उठ करके कम्युनिटी को भी इस पर जोड़ने की कोशिश करें। ये फर्स्ट लेवल है, माशाल्लाह हमारे सब साथी यहाँ पर जमा हुए हैं, इसको और इम्प्रूव कीजिए। इसका सेकंड स्टेप जो है ना वो कम्युनिटी लेवल होना चाहिए। आप मैंगलोर में प्रोग्राम करें तो सारे मसाजिद के लोग इसके अंदर शामिल हो जाएं, सारे यूथ, सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएं। आप एक साल प्लान करके मेहनत कीजिए, अगले साल इंशाअल्लाह आप ज़रूर मैंगलोर लेवल का एक प्रोग्राम इस तरह से कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ओके, बारकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। जितनी बातें मैंने कही हैं, जो अच्छी बात है वो अल्लाह की तरफ से है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो मेरे शैतान की तरफ से है। आप ज़रूर मेरी इस्लाह करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।